हेलो एवरीवन, दिस इज राघव स्नेही और आज हम 31 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम करंट अफेयर्स को यूज़ करके हमारी प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। इसरोज डॉकिंग मिशन ऑन स्पेस क्राफ्ट रीच राइट ऑर्बिट। से बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग न्यूज़ है क्योंकि इसरो ने एक बहुत ही इनोवेटिव मिशन को यहाँ पे लॉन्च करा है। हमारा यहाँ पे एम ये है कि दो सैटेलाइट्स जो हमने लॉन्च करी हैं वो स्पेस में जाके एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और इसको करने में अभी ऑलमोस्ट एक हफ्ता लगेगा। ये माना जा रहा है कि 7 जनवरी तक जाके ये जो कनेक्शन है जिसको आप डॉकिंग भी बोलोगे ये पूरा होगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसका मैं आपको एक बार मैकेनिज्म समझाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो, इस पूरे प्रोसीजर के लिए हमने जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ करा है वो है PSLV C60। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये भी आपको पता होना चाहिए कि लॉन्चिंग व्हीकल अलग होता है और जो सैटेलाइट्स हैं वो अलग। तो ये जो पूरा लॉन्चिंग व्हीकल है ये 4 स्टेजेस का है। इसका जो पहला स्टेज है वो सॉलिड फ्यूल है उसके अंदर। जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर लिक्विड फ्यूल है। फिर थर्ड स्टेज में भी सॉलिड फ्यूल है और फोर्थ स्टेज में लिक्विड फ्यूल है। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। फाइन। सो क्या है कि पहले यहाँ पे आपको एक स्टेज दिख रहा है। पहले ये जो बूस्टर्स हैं ये फायर अप होंगे। जब इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा तब ये हट जाएंगे। फिर यहाँ तक का ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे भी एक इग्निशन है। जो इसके अंदर फ्यूल है वो पूरा फायर अप होगा और जब ये फ्यूल खत्म हो जाएगा तब ये पूरा रॉकेट यहाँ से आधा हो चुका होगा, मतलब ये फिर से यहाँ से हट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। फिर जो ऊपर वाला मॉड्यूल है यही लगेगा। अब यहाँ पे ऊपर की साइड ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर रखी है सैटेलाइट्स। ठीक है, जो सैटेलाइट्स हैं वो इसी के अंदर रखी है और जो सैटेलाइट्स है वो उसके अंदर है और उसी को आप पेलोड बोलते हो, पेलोड। तो जो नीचे वाला पूरा ये स्ट्रक्चर है ये है लॉन्चिंग व्हीकल। इसका पर्पज़ एक ही है कि ये किसी भी पेलोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इस केस में ये पेलोड को अर्थ से कहाँ ले जाएगा, स्पेस में ले जाएगा। फाइन। और स्पेस में भी कितना दूर ले जाएगा, ये इसको ऑलमोस्ट अराउंड 470 किलोमीटर्स इतना ऊपर वाले एक अर्थ के ऑर्बिट में ये ले जाके इस पेलोड को छोड़ देगा। तो ये जो पूरा रॉकेट है ये 3 स्टेजेस में अलग हो जाएगा इस पेलोड से और यहाँ पे फिर फोर्थ स्टेज चालू होगा और फोर्थ स्टेज के अंदर जो इसके अंदर सैटेलाइट्स रखी हैं वो इस पूरे मॉड्यूल से निकल जाएंगी, दोनों सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ये एक पूरा सिस्टम होगा और फिर जो दोनों सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ के अराउंड चक्कर लगाएंगी, अर्थ के अराउंड ये रिवॉल्व करेंगी। ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगी और 7 दिन के बाद ये जो सैटेलाइट्स हैं ये आपस में डॉक हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगे। और ये इतना सिंपल नहीं है, इसको करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि जो सैटेलाइट्स हैं एक दूसरे से बहुत दूर हैं। फिर उनको एक दूसरे के पास ले जाना और एकदम करेक्टली उनको डॉक करना ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और टेक्निकल एक मिशन होगा। उसके बाद इनको अनडॉक भी करा जाएगा, अलग भी करा जाएगा। तो ये चीज़ें सीखी जाएंगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा हम मिशन कर क्यों रहे हैं जिसमें हम डॉकिंग और अनडॉकिंग को सीख रहे हैं। देखो, हमारा एम ये है कि हम फ्यूचर में क्या है, एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। हम एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं और स्पेस स्टेशन में क्या होता है कि स्पेस स्टेशन काफ़ी बड़ा होता है। स्पेस स्टेशन मान लो एक बहुत बड़ा एक हम क्या करते हैं, एक सैटेलाइट भेजते हैं। लेकिन इस सैटेलाइट की जगह हम एक बहुत बड़ा रूम भेजते हैं। बट ये रूम नहीं होता, ये एक मॉड्यूल होता है जो अंदर से खाली होता है। ठीक है, अंदर से खाली एक मॉड्यूल है जिसके अंदर स्पेस है। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी लगी होती है बट अंदर स्पेस होता है कि जो इंसान है वो इसके अंदर रह सके। लेकिन ये एक बार आपने भेज दिया स्पेस के अंदर तो कोई एस्ट्रोनॉट को भी आप अलग से भेजोगे। किसी एस्ट्रोनॉट को आपने एक और रॉकेट से भेजा। अभी जो एस्ट्रोनॉट जिस रॉकेट से आया था ये एक मॉड्यूल के अंदर बैठा हुआ है और ये जो मॉड्यूल है धीरे धीरे इस पर्टिकुलर रूम या फिर ये जो मॉड्यूल ऑलरेडी यहाँ पे हमने छोड़ा हुआ है अंदर से खाली एक कमरा साइड, उससे जाके ये अटैच हो जाएगा। तो जो एस्ट्रोनॉट है अपने मॉड्यूल से निकल के इस पर्टिकुलर स्टेशन के अंदर चले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा और वापस इस मॉड्यूल के अंदर बैठ जाएगा और ये जो मॉड्यूल है ये अर्थ के अंदर आ जाएगा, जबकि ये जो स्टेशन है ये अर्थ के चक्कर लगाता ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो मॉड्यूल था ये इससे डॉक हुआ और अनडॉक हुआ, ये हमें ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमने एक जो उसका हिस्सा है उसको स्पेस में पहुंचा दिया। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर कमरे से तो बना नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, एक और रॉकेट लॉन्च करेंगे, उसके अंदर एक और ऐसा स्टेशन होगा
उसको उस स्टेशन को ले जाके हम इससे कनेक्ट करवा देंगे, फिर एक और कनेक्ट कराएंगे, फिर ऐसे बहुत सारी रॉकेट को लॉन्च करते करते हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इतना बड़ा बना देंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी अभी एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एग्जिस्ट करता है, उसको बनाने में इंडिया का कोई रोल नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया खुद का ही एक ऐसा स्पेस स्टेशन बनाए, तो उसमें डॉकिंग और अनडॉकिंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। तो अभी जो 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके डॉकिंग और अनडॉकिंग करने की कोशिश की जा रही है, इनका नाम है चेज़र एंड टारगेट। इसको SDX-01 और SDX-02 बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम्स आपको पता होने चाहिए। इस स्लाइड में या इस इन्फॉर्मेशन में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको PSLV C-60 रॉकेट से भेजा जाएगा, जिसके 4 स्टेजेस हैं। वो 4 स्टेजेस क्या है मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा जो फोर्थ स्टेज है, इसका जो फोर्थ स्टेज है उसमें 24 एक्स्ट्रा पेलोड्स हैं। पेलोड्स मैंने आपको क्या कहा था, जो भी चीज़ रॉकेट के ऊपर रखी जाती है उसको पेलोड बोलते हैं। तो इसके अंदर 24 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। स्टेज 4 के अंदर स्टेज 4 के अंदर 24 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, और इसी को पोएम भी बोला गया है। इसको भी पढ़ेंगे अभी, पहले हम इसी की बात करते हैं। तो ये जो लॉन्च हुआ है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ है, जो कि श्री हरिकोटा के ऊपर है। तो श्री हरिकोटा का है, ये एक बेसिकली आइलैंड सा है और ये पुलिकात लेक के पास है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में। ये जो आपको वाटर बॉडी दिख रही है ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे नीचे चेन्नई सिटी है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश और चेन्नई की क्या है, बॉर्डर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है और नीचे तमिलनाडु है। तो आपको पुलिकात लेक की लोकेशन पता होनी चाहिए और श्रीहरिकोटा की भी लोकेशन पता होनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड प्रीलिम्स में आ सकते हैं। देन ये जो सैटेलाइट्स हैं ये 20 किलोमीटर की दूरी पर होंगी, लेकिन हमें क्या करना है, इनको पास लाना है एक दूसरे के। तो 1 वीक लगेगा, जनवरी 7 तक इनको पास लाया जाएगा, फिर ये दोनों सैटेलाइट्स डॉक भी कराई जाएंगी। तो ये बहुत ही एक ज़्यादा टेक्निकल और डिफिकल्ट मिशन होगा। दोनों सैटेलाइट्स जो हैं उनका वेट 220 kg के अराउंड है, और 470 किलोमीटर्स के ऑर्बिट में वो अर्थ के अराउंड घूमेंगी। मतलब अर्थ से जो उनका डिस्टेंस है या हाइट है वो 470 किलोमीटर्स है। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये तो काफ़ी ऑब्वियस है, लेकिन कभी कभी मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है स्पेडेक्स के मेंस में क्वेश्चन आने के। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखो, हम गगनयान मिशन करना चाहते हैं। गगनयान मिशन में इंडिया पहली बार अपनी ज़मीन से किसी इंसान को स्पेस में भेजेगा। तो इसके लिए हमें ये जो डॉकिंग और अनडॉकिंग के सिस्टम्स हैं ये पता होने चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब हम गगनयान 2 गगनयान 3 करेंगे तब हम इन चीज़ों को और ज़्यादा यूज़ कर पाए। चंद्रयान 4 जो मिशन अभी हम करने वाले हैं, चंद्रयान 3 में क्या होता कि लैंडर और रोवर पहुंच चुका है। चंद्रयान 4 में हम करेंगे सैंपल रिटर्न मिशन, जिसमें कोई जो हमारा एक स्पेसक्राफ्ट है वो मून पर लैंड होगा, मून की ज़मीन का सैंपल कलेक्ट करेगा और फिर वापस लॉन्च होके वो अर्थ पे आ जाएगा। ऐसा इंडिया पहली बार करेगा, तो वो चंद्रयान 4 में होगा। और हमें एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खुद का बनाना है जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फाइन। तो जो ये स्पेस डॉकिंग है ये सबसे पहले किसने की थी, ये सबसे पहले USSR ने की थी 1967 में, और कॉस्मोस 186 और 188 सैटेलाइट्स के साथ इन्होंने इसको किया था। आई विल रिकमेंड कि आप ये भी ध्यान रखो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो सबसे पहले किसने किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसके चलते ही इंडिया वर्ल्ड में 4th कंट्री बन जाएगा स्पेस डॉकिंग करने वाला। तो नंबर फर्स्ट पे है USSR, जो कि अब रशिया है, फिर था USA, और थर्ड नंबर पे है चाइना। ठीक है, चाइना का भी खुद का एक स्पेस स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इंडिया का अब तक कोई स्पेस स्टेशन नहीं है, लेकिन हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो रॉकेट है इसका जो 4th स्टेज है, जो सबसे ऊपर वाला स्टेज है, इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स रखी हुई हैं, और इसको नाम दिया गया है पोएम। पोएम का मतलब है PSLV, जो इस रॉकेट का नाम है। PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो इसमें क्या है, 4th स्टेज में यूजुअली क्या होता है, जो भी रॉकेट होता है उसके ऊपर एक पेलोड रख देते हैं और वो जो रॉकेट है ऊपर जाता है। लेकिन ये जो पेलोड है ये तो अलग होके क्या होता है, अर्थ के चक्कर लगाता है। ये जो पूरा बचा हुआ रॉकेट था जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में इस बड़े रॉकेट से हटता रहता है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके बर्न अप हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये सोचा गया कि इसका जो 4th स्टेज है जो कि बर्न अप होगा ही, क्यों ना उसके पहले इसको यूज़ करके कुछ एक्सपेरिमेंट करे जाए। तो क्या है कि ये जो पोएम है और जो 4th स्टेज है ये भी अर्थ के चक्कर लगाएगा कुछ टाइम तक।
जैसे एक रोबोटिक आर्म लगा दिया, एक रोबोटिक आर्म लगा दिया और हम अर्थ से इस रोबोटिक आर्म को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो हम स्पेस में, मतलब अर्थ से ही हम स्पेस में इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ, वो हम देखना चाहते हैं। तो वही है, इसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने बनाया है एंड डेफिनेटली इसमें नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल से ये कनेक्ट किया गया है। ऑब्वियसली क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पोएम है ये अर्थ से बर्न अप होने से पहले अर्थ के अराउंड घूमे, तो उसको नेविगेशन गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये चार्ज किससे रहेगा? सोलर पैनल से। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, प्रीलिम्स में इन सबसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज़, प्राइवेट मेंबर्स बिल गेट शॉर्ट शिफ्ट फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी सिटीजन्स लेजिस्लेचर के लिए वोट देते हैं, और इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो बात करते हैं लोकसभा की। जब कोई भी एक पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ता है लोकसभा के लिए, तब इलेक्ट होने के बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। अब लोकसभा में मान लेते हैं 550 मेंबर्स हैं, तो इन 550 मेंबर्स में क्या होता है कि हमें 550 की जो 50% मेंबरशिप है वो किसी एक पार्टी के पास होती है, तो वहाँ पे उस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। तो जब हम बोलते हैं कि उनकी गवर्नमेंट बन गई, इसका क्या मतलब है कि 50% की मेंबरशिप इस लोकसभा में, इस लेजिस्लेचर में जिसके भी पास है, वो अब एग्जीक्यूटिव का मेंबर बन जाएगा, या उसकी पार्टी के लोग एग्जीक्यूटिव के मेंबर बनेंगे। अब एग्जीक्यूटिव में होता है कैबिनेट पूरा, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें आते हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर्स एक्सेट्रा। तो जो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये डेफिनेटली इंडिया के पार्लियामेंट के मेंबर भी होते हैं। और जो पार्टी पूरे लोकसभा में मेजॉरिटी आई है, उसी में से कुछ लोग, ठीक है, ये सारे पार्टी वाले मेंबर्स नहीं होते, बट उन्हीं में से कुछ लोग मिलके एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं, जिसको आप गवर्नमेंट बोलते हो। ठीक है, लेकिन ये जो बाकी लोग बच गए, जो कि ऑपोजिशन के एमपीज हैं, और वो एमपीज जो कि उस पार्टी में तो हैं जिसकी मेजॉरिटी है, लेकिन उनको एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनाया नहीं गया, तो वो वाले भी लोग, जितने भी ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि मिनिस्टर नहीं है, मतलब उनको बोला जाता है प्राइवेट मेंबर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है, उसको आप प्राइवेट मेंबर बोलते हो। तो ये सेम गवर्नमेंट वाली मेजॉरिटी पार्टी से भी हो सकते हैं और ऑपोजिशन पार्टी से भी हो सकते हैं। फाइन। नाउ हुआ क्या है कि जो प्राइवेट मेंबर हैं उनको देखा गया है कि जो 17th लोकसभा थी, 17th लोकसभा मतलब जो कि 2019 से 2024 तक चली थी, ये 17th लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे दिए गए, मतलब इतना 5 साल लोकसभा चली और सिर्फ 9 घंटे दिए गए प्राइवेट मेंबर के बिल्स को डिस्कस करने के लिए। मतलब इन लोगों ने, इन एमपीज ने जो भी बिल इंट्रोड्यूस करा होगा, उसको डिस्कस करा गया सिर्फ 9 घंटे इन 5 सालों में। और राज्यसभा में भी इन बिल्स को सिर्फ और सिर्फ 27 आवर्स डिस्कस करा गया। तो ये एक बहुत ही कम नंबर है, और डेफिनेटली जो नंबर है बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। जो अभी 18th लोकसभा चल रही है, और इसके 18th लोकसभा के जो 24 में इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शन के बाद ये 18th लोकसभा सेलेक्ट हुई है, इसके 2 सेशंस हो चुके हैं, एंड इसमें भी सिर्फ 0.15 आवर्स दिए गए हैं लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल को डिस्कस करने में, और राज्यसभा में सिर्फ 0.62 आवर्स दिए जा चुके हैं। तो ये जो 18th लोकसभा का डेटा है ये याद मत रखना, लेकिन प्लीज़ जो 17th लोकसभा का डेटा है ये आपको याद रखना है कि कितने घंटे प्राइवेट मेंबर बिल्स को दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिलेंगे और मेंस में भी देखने को मिलेंगे। फाइन। देन जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसको ड्राफ्ट कौन करता है, बनाता कौन है उस बिल को? वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद बना के आता है उसको। और डेफिनेटली किसी भी हाउस में, राज्यसभा में या लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। जबकि अगर कोई मिनिस्टर है, वो अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करना चाहे तो उसको कोई इतना लंबा नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो भी प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं उनके अगेंस्ट एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन लोकसभा में या राज्यसभा में देखने को मिलता है। और प्राइवेट मेंबर बिल है वो सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को ही डिस्कस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो फ्राइडे को ही डिस्कस हो सकते हैं। जबकि कोई मिनिस्टर अगर कोई भी रैंडम बिल इंट्रोड्यूस करता है वो कभी भी डिस्कस हो सकता है। तो प्राइवेट मेंबर का जो बिल है उसकी डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सब पार्लियामेंट के ही मेंबर्स हैं। तो अगर वो कोई बिल प्रोड्यूस करते हैं तो उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि उनकी बातें भी सुनी जाए, और ओवरऑल उनका जो बिल है उस पर भी एक जेन्युइन डिस्कशन होने की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं कि आगे क्या है। जो पिछली बार कोई प्राइवेट मेंबर बिल अगर पास हुआ था
वो था 1970 में। मतलब 1970 से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल आज तक दोनों हाउसेज में पास नहीं हुआ है, और आज की डेट तक 14 ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो कि पास हुए हैं, और जो आखिरी बिल पास हुआ था वो 1970 में था। तो डेफिनेटली हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्राइवेट मेंबर बिल को भी हम इक्वल इंपॉर्टेंस दें। नेक्स्ट न्यूज़, वायनाड लैंडस्लाइड्स डिजास्टर ऑफ सीवियर नेचर। सो वायनाड एक रीजन है केरला में जहाँ पे इस साल जुलाई के अंदर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई थी, एंड अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों की लाइफ भी चली गई थी। इसके रिगार्डिंग ही केरला ने सेंटर जो गवर्नमेंट है उससे ये एक रिस्पेक्ट उससे एक रिक्वेस्ट की थी कि जो वायनाड लैंडस्लाइड्स हैं इसको नेशनल कैलामिटी का एक स्टेटस दे दिया जाए। ये केरला गवर्नमेंट की एक रिक्वेस्ट थी। लेकिन क्या है कि जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड है और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड है, इसके अंदर कोई ऐसा लीगल एस्पेक्ट नहीं लिखा है जो कि किसी भी कैलामिटी को नेशनल कैलामिटी देने का कोई प्रोसीजर बताता हो। मतलब ये जो एक्ट है ना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ लिखी नहीं है जो कि नेशनल कैलामिटी, जिससे आप किसी भी कैलामिटी को नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर कर पाओ। सो इसलिए क्या किया गया है, इसको कैलामिटी ऑफ सीवियर नेचर आइडेंटिफाई करा गया है, लेकिन इसको नेशनल कैलामिटी अभी नहीं बोला, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, एसडीआरएफ में भी नहीं और एनडीआरएफ में भी नहीं। तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आप किसी भी कैलामिटी को नेशनल कैलामिटी जैसे मान सकते हो। तो ये चलाकर वो ऐसा स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। देन जो इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम बनी है इस पूरे लैंडस्लाइड को देखने के लिए, उन्होंने इसको सीवियर नेचर का जो स्टेटस है वो दिया है। तो अब देखते हैं इसकी लोकेशन भी, जो यहाँ पे आपको वायनाड दिख रहा है जो यहाँ पे ये कनेक्टेड है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वायनाड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन पे है, क्योंकि अगर आप इस लाइन को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे है कर्नाटका, ठीक है, देन यहाँ पे है तमिलनाडु, और यहाँ पर है केरला। तो ये इतनी एक जंक्शन पर है, ठीक है, जंक्शन पे है केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के। देखो कर्नाटका में यहाँ पे के साइड, यहाँ पे ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे नागरहोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क है। ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वायनाड ना पिछले 6 महीने से न्यूज़ में है, तो इसके आसपास ये चीज़ें हैं, बट ये सारी कर्नाटका की साइड में है, बट काफ़ी क्लोज है वायनाड से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मगिरी, नागरहोल और बांदीपुर तीनों कर्नाटका में है, और तीनों केरला के काफ़ी क्लोज हैं। उसके अलावा वायनाड में से एक रिवर भी यहाँ से जा रही है, और ये जो रिवर है इसका नाम है कबीनी। तो ये कबीनी रिवर जो है आपको पता होना चाहिए वायनाड वायनाड से होके निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु की साइड है, और यहाँ पे न्यू अमरम बलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि केरला के अंदर है। तो इस रीजन में जितनी भी ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस आती हैं, आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ आप इनको याद रखो, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनेंगे। वायनाड बहुत टाइम से न्यूज़ में है, और ये चीज़ें वायनाड के काफ़ी क्लोज हैं, तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। शेख हसीना एक्स्ट्राडिशन डिमांड इंडियाज़ ऑप्शंस। तो ऐसा ही एक आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस करा था, जहाँ पे हमने देखा था कि जो बांग्लादेश है उसने शेख हसीना की एक्स्ट्राडिशन डिमांड इंडिया के साथ रख दी है। एक्चुअली होता क्या है कि अगस्त के अंदर जो शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उनको भाग कर इंडिया आना पड़ता है, और वो तब से इंडिया में ही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होती है, एंड प्रोटेस्ट से बचकर जो शेख हसीना है, जो तब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, वो बांग्लादेश से फ्ली होकर इंडिया में आ जाती है। तो अब बांग्लादेश की जो करंट गवर्नमेंट अभी वहाँ पे बन गई शेख हसीना के हटने के बाद, वो डिमांड कर रही है कि शेख हसीना को वापस करा जाए, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के अगेंस्ट एफआईआर फाइल हुई है जिसके अंदर लिखा है कि उन्होंने जेनोसाइड कराया है, बहुत ज़्यादा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़ कराए हैं। जो शेख हसीना जब पावर में थी तब बहुत सारे प्रोटेस्ट वैसे भी होते थे, और उन प्रोटेस्टर्स को शेख हसीना ने चुपके से उनको मरवा दिया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, और जर्नलिस्ट को उन्होंने बेसिकली चुप करा दिया इलीगली। सो शेख हसीना पे ये बहुत सारे क्राइम्स के एलिगेशन लग रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। सो बांग्लादेश इसी ग्राउंड पे इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो शेख हसीना जो अभी इंडिया में है उनको हम वापस एक्सट्राडाइट करके बांग्लादेश में भेज दें, ठीक है। और अक्टूबर 17 में जो बांग्लादेश का खुद का जो क्राइम ट्रिब्यूनल है, उन्होंने शेख हसीना के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया था। तो ये डेवलपिंग सिचुएशन है, और अभी ये सिनेरियो है। दिसंबर 23 को बांग्लादेश फॉर्मली इंडिया को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या हम क्या बांग्लादेश के पास ये राइट है कि वो हमसे शेख हसीना को या किसी को भी, किसी भी रैंडम पर्सन को जो कि इंडिया में रहता है,
उसको बांग्लादेश में एक्स्ट्राडाइट करने की रिक्वेस्ट कर सकता है? क्या इंडिया पे कोई ऑब्लिगेशन है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उठते हैं। तो देखते हैं ऐसा क्या है। बांग्लादेश के अंदर जो ट्रायल्स हैं, मतलब बांग्लादेश के अंदर जो है ट्रायल्स चालू हो सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? हियरिंग इन एब्सेंशिया। ये टर्म आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे जो रैंडम टर्म्स न्यूज़ में होते हैं, लीगल टर्म्स, प्रीलिम्स उनसे रैंडमली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हियरिंग इन एब्सेंशिया का क्या मतलब है कि जो इंसान कोर्ट में आया नहीं तब भी उसके अगेंस्ट केस सुना जा सकता है। सिंपल से ये चीज़ है। और बांग्लादेश में जो इंसान कोर्ट में नहीं आया उसके अगेंस्ट केस सुने जाने के प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए शेख हसीना इवन दो वो इंडिया में है, उनके अगेंस्ट जो बहुत सारे केसेस हैं वो लड़े जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने भी रिसेंटली क्या करा था कि एक पर्टिकुलर केस में हियरिंग अगेंस्ट एब्सेंशिया अलाउ कर दिया था। तो बांग्लादेश इसी बहाने को यूज़ करके बोल रहा है, देखो आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसने भी अभी युगांडा में अलाउ करा है एक ऐसा हियरिंग जहाँ पे जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट हियरिंग हो रही है वो उस रीजन में नहीं है, फिर भी उसके अगेंस्ट सक्सेसफुल हियरिंग हुई है। और इसलिए हम वही यूज़ कर रहे हैं, और इसलिए हमने उसको यूज़ करके शेख हसीना के अगेंस्ट बहुत सारे केस लगा दिए। ठीक है, हाउएवर इंडिया के पास कोई डायरेक्ट ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट ऑब्लिगेशन नहीं है। यहाँ पे ना डायरेक्ट शब्द यूज़ करा गया है स्किलफुली, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑब्लिगेशन हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ 2013 में ही एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन करी थी। और ये हमने क्यों करी थी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी बांग्लादेश के साथ? क्योंकि इंडिया के बहुत सारे जो इंसर्जेंट्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो नॉर्थ ईस्ट से बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में चले आते थे। तो हमने ये ट्रीटी साइन करी ताकि हम इन इंसर्जेंट्स को, इन मिलिटेंट्स को बांग्लादेश से निकाल के वापस इंडिया में लाएं और फिर इनके अगेंस्ट जो भी केस हो उसको चलाएं। इसलिए हमने ये ट्रीटी साइन करी थी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज बांग्लादेश को शेख हसीना चाहिए जो कि इंडिया के अंदर बैठी है, और अब बांग्लादेश रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया से कि हम उनको शेख हसीना को एक्स्ट्रैक्ट करके दे दें। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी है इंडिया साइन कर चुका है। उसके अलावा इंडिया के अंदर एक्स्ट्रेडिशन एक्ट भी है 1962 का, जो हमने खुद का डोमेस्टिक लेजिस्लेशन भी बना रखा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत ऑब्लिगेशन है बट कोई डायरेक्ट ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब बांग्लादेश हमें फोर्स नहीं कर सकता, बट हाँ वो हमें लीगल प्रिंसिपल्स याद दिला सकता है। अब इसके इंडिया क्या क्या कर इस चीज़ को मना कर सकता है? देखो पहली चीज़ ये है कि पॉलिटिकल ऑफेंस एक एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। मतलब सपोज कोई एक ऐसा इंसान है जो कि इनोसेंट है, मान लेते हैं एक बहुत ही इनोसेंट इंसान है जो कि कंट्री ए से भागकर कंट्री बी में आ गया, क्योंकि कंट्री ए में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इस इनोसेंट इंसान को ज़बरदस्ती क्या करना चाहती थी, जेल में डालना चाहती थी। जबकि ये इंसान इनोसेंट है और इसने कुछ गलत नहीं करा, फिर भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी कंट्री ए में उसको ये इंसान पसंद नहीं है, तो वो उसको चला करके इलीगली जेल में डालना चाहती है। तो कंट्री बी में मान लेते हैं ये जो इनोसेंट इंसान है भाग कर आ गया, तो कंट्री बी इस बहाने से मना कर सकती है आई को, इनोसेंट इंसान को वापस ए कंट्री में ना देने के लिए कि देखो तुम जो है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसको बुला रहे हो, मुझे ये नहीं लगता कि तुमने जो भी एलिगेशंस इस इनोसेंट आदमी के अगेंस्ट लगाए हैं ये सही है। तो इंडिया ये बोल सकता है कि क्योंकि शेख हसीना एक पॉलिटिशियन है जो अभी करंट वहाँ पे गवर्नमेंट बनी हुई है, इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई है, वो भी बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिलके बनी है, तो इंडिया बोल सकता है कि भाई तुम्हारा ना जो पॉलिटिकल इशू है और पॉलिटिकल तुम्हारा इशू सेटल करने के लिए मैं किसी इंसान को तुम्हारी कंट्री को सौंपूंगा नहीं। ठीक है, ये इंडिया एक आर्ग्यूमेंट बोल सकता है। दूसरा ह्यूमन राइट्स कंसर्न, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 20 है और 21 है वो नॉन सिटीजन्स या जो फॉरेनर्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। तो इंडिया बोल सकता है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों आर्टिकल्स में फॉरेनर्स को भी प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो इसीलिए हम जो है शेख हसीना को आपको नहीं दे सकते। फिर थर्ड चीज़ जो आर्टिकल 21 है जिसमें राइट टू लाइफ की बात है, अब देखो शेख हसीना को इंडिया ने सौंप दिया तो वी डोंट नो कि उनके साथ क्या होगा। हो सकता है क्योंकि बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी होती है ना, गवर्नमेंट कोई फेक एनकाउंटर करा दे, कुछ भी हो सकता है। सो हम बोल सकते हैं कि भाई हमें लगता है कि शेख हसीना की लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए हम उनको वापस रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ फॉरेनर्स को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसी चीज़ें हम बोल के इस एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट को शायद अप्रूव ना करें। ठीक है, और इंडिया ये एक और उनको प्रोवाइड कर सकता है टूल कि क्यों ना वो इंडिया में हाउस अरेस्ट हो जाए, इंडिया में हाउस अरेस्ट हो जाए और फिर उनका जो ट्रायल है वो हो। इससे क्या है, इंडिया को भी ये इंश्योर रहेगा कि वो अगर शेख हसीना को सौंप दें बांग्लादेश में तो वो फेयरली सौंपे, कि हमें पता हो कि हाँ सही में उन्होंने उनके अगेंस्ट जो क्राइम करे हैं वो ढंग से करे हुए, या वो ढंग मतलब वो जो एलिगेशंस है वो ट्रू है। फाइन। और यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड क्या कहता है
देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो कि रोम स्टैट्यूट से ही बना है, यहाँ पे उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। मतलब बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास जाके ये नहीं बोल सकता कि देखो इस पर्सन ने ना हमारी कंट्री में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करे हैं, तो प्लीज़ आप इंडिया को फोर्स करो कि वो शेख हसीना को हमारी कंट्री में वापस लें। पहली बात तो इंडिया आईसीसी का मेंबर ही नहीं है, बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश के केस में भी आईसीसी तभी इंटरफेयर करेगा, मतलब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तभी इंटरफेयर करता है किसी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में जब खुद वो जो कंट्री है वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही। मतलब एक पूरी कंट्री है या पूरी जो गवर्नमेंट है एक कंट्री की, उसका ही एक मेंबर है जिसने बहुत ज़्यादा वॉर क्राइम्स करे हैं, और ये जो पूरी गवर्नमेंट है वो इस इंसान को प्रोटेक्ट कर रही है, तब जाके आईसीसी इंटरफेयर करता है। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट चाहती है कि जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे उनको वापस बांग्लादेश में लाके अरेस्ट किया जाए, तो यहाँ पे आईसीसी का रोल ही नहीं बनता आने का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे आईसीसी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और बांग्लादेश ने क्या है, ऑलरेडी आईसीसी से जाने से पहले ही बांग्लादेश ने पहले डोमेस्टिक प्रोसीडिंग चालू कर दी, तो वो अब आईसीसी में जाके अपनी डोमेस्टिक प्रोसीडिंग चालू करने के बाद आईसीसी में जाके बोल नहीं सकता कि आप इंटरवीन करो। और अगेन आईसीसी तभी इंटरवीन करेगा जब बांग्लादेश किसी वॉर क्राइम करने वाले इंसान को प्रोटेक्ट कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे बांग्लादेश बोल रहा है कि इस इंसान ने वॉर क्राइम करे हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़ करे हैं, तो इनको हमें करना है पनिश। तो आईसीसी बोलेगा ठीक है कर लो, मैं इसमें क्या करूँगा, अगर तुम नहीं कर रहे होते तब मैं जाके इंटरफेयर करता। तो यहाँ पे ये कुछ लीगल ऑप्शंस हैं और ये कुछ लीगैलिटी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है होती है समझना। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे लिखा है करेंसी कंसर्न्स। एक्चुअली एक अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही, जहाँ पे हमने देखा है कि जो रुपी है वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन करता जा रहा है और उसने अपना हिस्टोरिक लो टच कर दिया $85 पर। और ये जो लो है ये और भी ज़्यादा 86 तक पहुंच जाता अगर आरबीआई इंटरवीन नहीं करती तो। आरबीआई ने कैसे इंटरवीन करा? एक्चुअली आरबीआई के पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है। इस फॉरेन एक्सचेंज को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो फॉरेन करेंसीज हैं वो हमारे पास पड़ी हुई है, और सबसे ज़्यादा जो करेंसीज हमारे पास रखी है उनमें डॉलर आता है। तो आरबीआई के पास बहुत सारा जो डॉलर है वो स्टोर्ड है। ठीक है, और हमें एक चीज़ बिल्कुल पता है कि जिस चीज़ की मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, उस चीज़ की प्राइस गिर जाती है। जैसे आज मैं मार्केट में जाके सबको डायमंड बेचने लग जाऊं और मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स हैं, बहुत सारे, तो जो लोग हैं वो मुझसे डायमंड बहुत ही सस्ते में खरीद सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतने सारे डायमंड हैं कि मुझे उनको महंगा बेचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है उसकी प्राइस कम हो जाती है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि रुपी गिरता जाता था, गिरता जा रहा था। तो दो चीज़ें, दो पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हो। एक तो रुपी डिप्रिशिएट होना, और जब रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो डॉलर है यूएसडी जो है वो साथ में अप्रिशिएट हो रहा है। तो आरबीआई ने क्या करा, जो उसके पास डॉलर पड़े थे आरबीआई ने इन डॉलर्स को बेचना चालू कर दिया इंडिया में। अगर आरबीआई ने इन डॉलर्स को इंडिया में बेचना चालू कर दिया तो डॉलर की मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब आरबीआई ने डॉलर को रिलीज कर दिया, रिलीज करते ही डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, जिसकी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है उसकी प्राइस गिर जाती है। तो जो डॉलर की प्राइस बढ़ रही थी, जैसे ही आरबीआई ने डॉलर रिलीज करा इसकी प्राइस बढ़ना कम हुआ और थोड़ा सा गिर और गई। और अगर डॉलर की प्राइस गिरेगी तो ऑब्वियसली रुपये की प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है। और बड़ी क्या, मतलब वो 86 जाने से बचा लिया आरबीआई ने। सिंपल सा यही कहने का मतलब है इस एडिटोरियल में। फाइन। अब यहाँ पे बहुत सारी फैक्टर्स मेंशन करे गए हैं कि ये जो ओवरऑल रुपी है इसमें इतना ज़्यादा डिक्लाइन क्यों देखा गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्टर्स आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले जो इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उनका नेट आउटफ्लो हमें देखने को मिला है। अब एफपीआई क्या होता है? इंडिया में बाहर ना बहुत सारे लोग, इंडिया के बाहर बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जिनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है। तो अब वो क्या करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे ही उनको लगता है कि कहीं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, चाइना में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, यूएस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो वो तुरंत इंडिया के मार्केट से पैसा निकालते हैं और इन मार्केट्स में पैसा लगा देते हैं। और जब एफआईआईज इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डॉलर से इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब जब एफआईआईज या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया के अंदर डॉलर ला रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मार्केट में इंडिया के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़ती है तो रुपी जो है उसकी प्राइस बढ़ेगी क्योंकि डॉलर की प्राइस गिर जाएगी। लेकिन अभी क्या किया उन्होंने, उनको दिखा कि कहीं और अपॉर्चुनिटी है, तो जो एफपीआईज थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन्होंने इंडिया के स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल दिया खुद का। जो डॉलर इन्होंने इंडिया में रखे थे
उसको वापस इंडिया से छीन लिया और कहीं और लगा दिया। तो जो डॉलर है इंडिया में से एकदम से कम होना चालू है, और जिसकी सप्लाई कम होती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो मतलब यूएसडी की जो प्राइस है वो अप्रिशिएट होने लगी, तो ऑटोमेटिकली जो रुपी है वो डिक्लाइन होने लग गया। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम हुई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सबको पता है कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। मतलब जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो रखी है। तो इसके डर से जो एफ है वो वहाँ से निकल गए। फिर वीक कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। अभी जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर था, यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड आया है वो अच्छा नहीं आया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये देखा गया कि जो ये जो एफ है ना, देखो एफ जो हैं वो बाहर से इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। उन्होंने देखा कि इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज का जो डेटा है वो अच्छा नहीं आया, उनकी जो ग्रोथ है उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो वो फिर से सोचेंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो देखेंगे कि चलो ठीक है, देखते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ के जो कंपनीज़ हैं क्या उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है या नहीं। तो किसी और कंट्री की कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा है तो वो इंडिया से पैसे निकाल के उस कंपनी में चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही होता है बेसिकली। फिर क्या है, चाइना ने बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस लॉन्च करा। तो ज़्यादातर ये जो या एफ हैं ये इंडिया से निकल के चाइना में ही चले गए थे, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा पैकेज लॉन्च करा था जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को ईजी बिजनेस करने की उन्होंने फैसिलिटीज़ दी। तो इसके कारण उनको लगा कि अच्छा, चाइना में इतना बड़ा पैकेज गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है तो वहाँ पे ग्रोथ होने वाली है, तो इंडिया से पैसा निकाल के चाइना में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। और ये एक ही साथ हुआ, ये सारी चीज़ें एक ही साथ हो रही है बाय द वे। और इसी टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इलेक्शन भी जीत जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं और वो बहुत सारी नई नई अनाउंसमेंट्स करते हैं। पहले तो उन्होंने बोला कि जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं उन पे वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, और ब्रिक्स में इंडिया भी आता है। ठीक है, तो अगर इंडिया की कंपनीज पे टैक्स लगेगा तो इंडिया की कंपनीज इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो एफ इसको क्या लग रहा है, जो इंडिया में पैसा लगा के बैठे हैं, कि इंडिया की कंपनीज तो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी, तो चलो इंडिया से पैसा वापस निकाल लेते हैं। तो वो डॉलर और ज़्यादा इंडिया से निकाल के ले गए, क्योंकि उनको लग रहा है अगर ट्रंप टैक्स लगा देंगे तो ऐसा होगा, और ट्रंप शायद टैक्स लगाएंगे भी। फाइन। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण जो इंडिया का जो रुपी है वो डिक्लाइन हुआ। उसके अलावा इंडिया के खुद का जो ट्रेड है और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसके कारण भी जो रुपी है वो थोड़ा सा गिर रहा है। पहली बात तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो डबल होने वाला है। मतलब वो 1.2% ऑफ जीडीपी का अभी है, और लोग बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि इंडिया ने जितना एक्सपोर्ट किया है और हम जितना इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसमें एक जो डिफरेंस है ना, वो करंट अकाउंट डेफिसिट माना जाता है। और क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है, तो ये जो नंबर है ये एक्सपोर्ट के फेवर में रहता है। मतलब नेट हमारा जो पैसा है कंट्री से बाहर जा रहा है एक तरह से, तो हम डेफिसिट के अंदर है अभी, और ये डेफिसिट फ्यूचर में बढ़ने वाली ही है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, देन और देखो, अगर हमारी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है तो ये कौन सा पैसा है, ये डॉलर है जो बाहर जा रहा है। तो जितनी बड़ी करंट अकाउंट डेफिसिट उतना डॉलर मतलब कंट्री से बाहर जा रहा है। ऑब्वियसली डॉलर की सप्लाई इंडिया में कम होगी, इंडिया में डॉलर की सप्लाई कम होगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, और उसकी प्राइस बढ़ेगी तो रुपये की प्राइस कम हो जाएगी। देन हो क्या रहा है कि H1B वीज़ा लेके बहुत सारे इंडियंस यूएस में जाके काम करते हैं, वर्क करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को इमिग्रेशन पसंद नहीं है। तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उनका अभी एम है कि H1B वीज़ा को भी वो रोकेंगे। ठीक है, तो इससे क्या है, देखो H1B वीज़ा लेके जब इंडियंस यूएस में जाके काम करते हैं ना, यूएस में जाके वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बाद जो वो पैसे कमाते हैं डॉलर में वो इंडिया भेजते हैं। फाइन, वो जो पैसे कमाते हैं वो इंडिया भेजते हैं। और अगर H1B वीज़ा पे डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी क्योंकि उनको इमिग्रेशन पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि अमेरिकन ही अमेरिका में काम करें, इंडियंस अमेरिका में आके काम ना करें, तो क्या होगा, अब जो इंडियन ये डॉलर भेजते थे इंडिया में, ये नंबर भी कम होगा। और जब ये डॉलर का नंबर कम होगा तो इंडिया में डॉलर की सप्लाई कम होगी, उसकी प्राइस बढ़ेगी, रुपये की प्राइस गिरेगी। तुम आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें एक साथ इसको इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो रही है। आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने भी अपने फॉरेक्स रिजर्व को यूज़ करके एक बार तो जो रुपये का फॉल है उसको रोका, लेकिन कितना आरबीआई पे डिपेंड कर सकते हैं। आरबीआई भी एक तरह से लिमिटेड है। और यहाँ पे जो ऑथर बोल रहे हैं कि जो ट्रंप है जो बोल रहे हैं ना कि वो ब्रिक्स कंट्री पे टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक अफवाह उड़ी है, एक न्यूज़ उड़ी है जहाँ पे ये माना जा रहा है कि जो ब्रिक्स कंट्री है ये जब आपस में एक दूसरे के साथ अभी ट्रेड करती हैं तो ये डॉलर को यूज़ करती हैं। अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम ब्रिक्स की खुद की ही एक करेंसी निकाल लें, लेकिन ये जो न्यूज़ है, ये होक्स जो है या अफवाह है, ये अभी इंडिया ने कंफर्म नहीं करी है
कि क्या हम किसी ब्रिक्स करेंसी पे काम कर रहे हैं या नहीं। तो जो ऑथर है ना इस आर्टिकल के, वो ये बोल रहे हैं कि ब्रिक्स करेंसी हम निकालेंगे तो हम डॉलर को कम यूज़ करेंगे, तो इसको आप बोल सकते हो डी डॉलराइजेशन। तो अगर हम डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं, ब्रिक्स की करेंसी निकालना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को सामने आके बोलना चाहिए कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि लोग ना अभी स्पेकुलेशन में बैठे हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। रीसेंट डेटा ये भी बताता है कि जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं उनका जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा वीक है, और इंडियंस खुद ही इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा अभी एक्टिव नहीं है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण इकोनॉमी थोड़ी सी डिक्लाइन में है, और उसी के साथ जो रुपी है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। यूपीआईज डुओपोली राइज एंड मार्केट वल्नरेबिलिटीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है जो कि आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में काफ़ी यूजफुल रहेगा। देखो, यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका क्या मतलब है सिंपली? इसका सिंपली मतलब ये है कि आप पेटीएम का यूज़ करके, फ़ोनपे का यूज़ करके, गूगल पे का यूज़ करके, कुछ भी करके आप डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू क्या करोगे, अपने बैंक अकाउंट में से किसी दूसरे इंसान के बैंक अकाउंट में पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर कर पाओगे। पहले आपको डिफरेंट डिफरेंट रूट लेने पड़ते थे। आपको एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये सब करना पड़ता था, तभी ये पॉसिबल था। अब ऐसा नहीं है। अगर आप एक लिमिट के नीचे पैसा भेजना चाहते हो, तो आप तुरंत यूपीआई को यूज़ करके अपने बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के बीच में पैसा डाल सकते हो। ये इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये जो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम वगैरह जो है, इसके अंदर एक वॉलेट खोलना पड़ेगा, बैंक से पैसे इस वॉलेट में देने पड़ेंगे, फिर ये जो वॉलेट है फिर दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगा। यूपीआई में ऐसा नहीं है। यूपीआई में बैंक टू बैंक डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र होता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। इंडिया में इसको लॉन्च हुए हुए 8 साल हो चुके हैं, और हर 10 में से 4 जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो यूपीआई से ही हो रहे हैं। मतलब 40% जो इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो यूपीआई से हो रहे हैं। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, ठीक है? ये आपको याद रखना है। एंड यूपीआई इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट की तरफ ट्रांजिशन है उसको रिफ्लेक्ट करता है। इवन दो इंडिया में क्या रहा है, डिजिटल लिटरेसी थोड़ी सी कम है। लोगों को फ़ोन्स यूज़ करना, इंटरनेट यूज़ करना, पेमेंट ऐप यूज़ करना इतना नहीं आता, और हिस्टोरिकली हम कैश पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। फिर भी जो यूपीआई है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है इंडिया के अंदर, ठीक है? लेकिन अभी जो यूपीआई का पेनिट्रेशन है वो सिर्फ 30% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो ये 2 डेटा आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो आज जितने भी डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, उसमें से 40% हो रहा है यूपीआई के अंदर, और इंडिया में यूपीआई को 30% लोग ही यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये डेटा कम है, और लोगों को यूज़ करना चाहिए बेसिकली, ऑथर ये कह रहे हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पे शब्द ओनली को यूज़ करा है। देन यूपीआई में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? जो यहाँ पे लिखा है ना उन्होंने, डुओपोली। डुओ, डुओ मतलब दो। देखो, ऑथर बोल रहे हैं कि अभी जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो 2 मेजर कंपनीज के ऐप्स के थ्रू हो रहे हैं, जो कि थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स हैं। थर्ड पार्टी मतलब ना तो वो गवर्नमेंट है, ना ही वो सिटीजन्स हैं। तो ये थर्ड पार्टी प्राइवेट ऐप प्रोवाइडर्स हैं, जैसे फ़ोन पे एंड गूगल पे। ये दोनों ही गवर्नमेंट की कंपनीज नहीं है, और ये दोनों ही इंडियन कंपनीज भी नहीं है, और इनका यूपीआई में 85% मार्केट शेयर है, ठीक है? ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि 2 हमारे पास ऐसे बड़े थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स हैं जिनका यूपीआई में 85% कंट्रोल है। और अब प्रॉब्लम क्या है कि 2 इतनी बड़ी कंपनीज का, कि अगर दोनों में से एक भी फेल हो गई, तो मतलब अब देखो, गूगल के पास है 37% इंडिया का यूपीआई शेयर। मतलब यूपीआई का जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो जीपे से हो रहा है, और फ़ोन पे से हो रहा है 48% ट्रांजैक्शन। कल को जो जीपे है वो बंद हो गया 2 दिन के लिए, तो इंडिया के 37% ट्रांजैक्शन तुरंत रुक जाएंगे, और ये अच्छा नहीं होगा। ये आप समझ रहे हो? तो मतलब कुछ ही जो प्रोवाइडर्स हैं वो इतना ज़्यादा मार्केट शेयर लेके बैठे हैं, और दोनों में से कोई फेल हो गया तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा छोटा शेयर बहुत सारे पार्टीज के बीच में होना चाहिए, ठीक है? तो ये बड़े प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, ये दोनों ना एकदम अपनी सीट जमा के बैठे हैं, तो जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, नई नई कंपनीज हैं, वो इनसे compete नहीं कर पा रही, ठीक है? तीसरी चीज़, फॉरेन ओनरशिप। दोनों जो कंपनीज है, जैसे फ़ोन पे को वॉलमार्ट ओन करता है, गूगल पे को तो खैर गूगल और उसकी जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट वो ओन करता ही है। तो दोनों भी फॉरेन कंपनी है, मतलब इंडियन कंपनी भी नहीं है। दोनों के पास मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, इसके कारण कंपटीशन भी कम है, और अगर कोई फेल हो गया तो वो भी प्रॉब्लम, फॉरेन कंपनी और है अलग से, ठीक है? तो हम ये चाहते हैं, और ऑथर ये चाहता है कि इंडियन जो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स हैं उनका नंबर बढ़े, और जो छोटे छोटे नए नए इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं उनको भी फ़ायदा मिले, और वो भी यहाँ पे क्या करें, पार्टिसिपेट करें। देखो क्या था कि जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ करी थी। इन्होंने ना 30% मार्केट कैप बना दी, कि 30% से ऊपर कोई भी कंपनी यूपीआई का शेयर नहीं ले सकती।
लेकिन यहाँ पे देखो, फ़ोनपे के पास 48% है, गूगल के पास 37% है, क्योंकि एनपीसीआई ने ये जो 30% की लिमिट थी ना, इसको धीरे-धीरे कम कर दिया। मतलब सॉरी, इसको धीरे-धीरे बढ़ा दिया। तो ये इससे प्रॉब्लम हो गई, उससे ना ये सारे इश्यूज़ हमारे पास आज आ गए। अगर एनपी तो ये जो ऑथर है वो यही बोल रहे हैं कि एनपीसीआई को ये जो लिमिट है, ये वापस कम करनी चाहिए, ताकि जो नए इनोवेटिव और इंडियन कंपनीज़ हैं, वो यूपीआई में अपना मार्केट शेयर बढ़ा पाएँ। इससे कस्टमर का जो पैसा है वो सेफ रहेगा। ऐसा ना हो कि एक कंपनी फेल हुई और इंडिया का 50% यूपीआई फेल हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही था आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड हैव अ गुड डे।